हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास में। आज की करंट अफेयर की क्लास आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इस क्लास का हर सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं हम अपनी करंट अफेयर की क्लास। चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास में। पहला सवाल हमने स्क्रीन पर पहला सवाल लिया है कि देखो, हाल ही में 62 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यहाँ पे पदार्पण करने वाले जो है सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बने हैं। यानी कि जो 62 साल के हो चुके हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे है कि हु हैज़ रिसेंटली बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर टू मेक हिज डेब्यू इन इंटरनेशनल क्रिकेट एट एज ऑफ 62 ईयर। ये मैथ्यू ब्राउनली हो जाएंगे या फिर ओस्मान गोरकर हैं, सुनील छेत्री, स्टीव स्मिथ। अगर बात करी जाए देखो यहाँ पे, तो एक खिलाड़ी है, एक व्यक्ति है जिनका नाम है मैथ्यू ब्राउनली। जो मैथ्यू ब्राउनली है, अगर इनकी बात करें तो मैथ्यू ब्राउनली जो हो चुके हैं ये हो गए हैं 62 ईयर के, ठीक है। 62 ईयर के ये हो चुके हैं और ये जो है T20 क्रिकेट में डेब्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कर रहे हैं T20 क्रिकेट में डेब्यू कर रहे हैं ये, ठीक है। T20 क्रिकेट में जो है ये डेब्यू करने वाले व्यक्ति हैं। दूसरी बात क्या है यहाँ पे सबसे उम्र दराज खिलाड़ी होने वाले हैं ये जो है सबसे उम्र दराज खिलाड़ी हो जाएंगे, ठीक है। उम्र दराज खिलाड़ी हो जाएंगे। और तीसरी बात ये है कि भाई ये खेलेंगे कहाँ से, तो अगर इनकी बात करें तो ये फॉकलैंड जो टीम है, फॉकलैंड टीम से जो है ये खेलने वाले हैं, फॉकलैंड टीम से ये खेलेंगे, ठीक है। अच्छा, और देखो, और अगर बात करें किसके खिलाफ खेलेंगे, तो जो कोस्टारिका है इसके खिलाफ खेलेंगे। किसके खिलाफ अगर पूछे तो ये भाई कोस्टारिका के खिलाफ खेलने वाले हैं, ठीक है। कोस्टारिका के खिलाफ खेलने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं कौन है ये। तो देखो, ये जो फोटो है ये है मैथ्यू, ठीक है। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन रिसेंटली। तो भाई अगर बात करें यहाँ पे कि जो राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन है इसके सीईओ कौन बने हैं, डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन बने हैं, या फिर एन गणपति सुब्रमण्यम बने हैं, अतुल कुमार गोयल बने हैं, या अंजू राठी राणा बनी है। अगर बात करें देखो यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की, तो जो राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन है इसके जो सीईओ बने हैं ये बने हैं यहाँ पे आपके डॉक्टर शिव कुमार। ये आंसर हो जाएगा डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन की बात करें तो ये बने हैं राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के सीईओ। दूसरी बात करें देखो, अब इसका जो ये क्या बोलते हैं, ये तो इसके सीईओ बने हैं। अगर मैं बात करूँ कि जो राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन है, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की बात करी जाए तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। अगर बात करें कि इसके अध्यक्ष की, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात तो काम क्या करता है ये, तो ये जो काम करता है ये रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करता है। यानी कि कैसा है, ये अनुसंधान फाउंडेशन है, मतलब ये रिसर्च डेवलपमेंट पे काम करता है, ठीक है। स्थापना कब होती है इसकी, तो अगर बात करें कि इसको कब स्थापित करा गया, तो इसको स्थापित करा गया 2023 में, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ी फोटो साफ नहीं आई है, यही वह व्यक्ति है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया। छत्रपति महाराज को समर्पित एक मंदिर बनाया गया है और ये पहला मंदिर है। तो कह रहा है यहाँ पे वेयर द फर्स्ट जो है क्या बोलते हैं इनॉग्रेशन ऑफ द फर्स्ट टेम्पल, यहाँ पे डिसाइडेड टू कि कहाँ पर बनाया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज हैज़ बीन इनग्रेटेड। महाराष्ट्र में बनाया गया है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। अगर बात करी जाए कि भाई ये छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मंदिर है ये बनाया गया है महाराष्ट्र में। कहाँ पर ये बनाया गया है, महाराष्ट्र में, ठीक है। अच्छा, अगर बात करूँ महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के जो सीएम हैं, अगर इनकी बात करूँ, ये है देवेंद्र फडणवीस, ठीक है।
देवेंद्र फडणवीस की बात करूं, ये देवेंद्र फडणवीस जो हैं यहाँ के सीएम हो जाएंगे महाराष्ट्र के। दूसरी बात, अब देखो ये मंदिर कहाँ बनाया जाएगा, तो ये मंदिर बनाया जा रहा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में भी जो ठाणे है इसकी बात करें तो ये महाराष्ट्र के ठाणे में ये जो है, और ठाणे में भी एक भिवड़ी गांव पड़ता है, ठीक है। इस भिवड़ी गांव में जो है महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर बनाया जा रहा है। और अगर मैं इन महाराज छत्रपति शिवाजी की बात करूं तो ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने छापामार पद्धति शुरू करी थी, जो जिनका संबंध छापामार पद्धति से है, ठीक है, छापामार पद्धति से है। और दूसरी बात, इनके ही दरबार में अष्टदिग्गज भी रहा करते थे, या अष्टप्रधान की बात करें तो जो अष्टप्रधान थे वो इन्हीं के दरबार में रहा करते थे, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो भाई गौरिला पद्धति, छापामार पद्धति, अष्टप्रधान इनके दरबार में रहते थे। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में इनका मंदिर बनवाया जा रहा है, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि हाल ही में मानव कोरोना वायरस HKU1, मानव कोरोना वायरस है HKU1 की बात करें, इसका मामला कहाँ पर दर्ज हुआ है। वेयर हैज़ केस ऑफ ह्यूमन हैज़ कोरोना वायरस HKU1 बीन रजिस्टर्ड रिसेंटली। कोच्चि में इसको अभी दर्ज किया गया है, चेन्नई में, दिल्ली में, कोलकाता में। अगर बात करी जाए यहाँ पे कि भाई कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है HKU1, ठीक है, जो ये HKU1 है ये मानव कोरोना वायरस है, और ये जो है इसका इस टाइप का भाई ये जो है पहला केस हमें देखने के लिए मिला है, ठीक है। और इसका जो पहला केस की अगर बात करें तो ये पहला केस आया है कोलकाता में। कहाँ पर आया है, ये आया है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल की बात करी जाए तो यहाँ पे, ठीक है, वेस्ट बंगाल में पहला केस आया। दूसरी बात है, अगर मैं कहूँ कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे, तो अगर इसके लक्षण की बात करें तो देखो सॉरी, अगर इसके लक्षण की बात करें तो नॉर्मल लक्षण है, जैसे खांसी, जुकाम, सर दर्द, मतलब नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करें। तो अगर बात करें कि इससे प्रभाव जो करेंगे ये किस पर प्रभाव डालेंगे, तो जो श्वसन तंत्र है इसकी बात करूं, श्वसन तंत्र को जो है ये प्रभावित करने वाले हैं, ठीक है। और अगर बात करें तो ये जो है कहाँ पर आया है, ये वेरिएंट देखा है कोलकाता में, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन कोरोना वायरस की बात करें HKU1, ठीक है, ये कहाँ आया है, कोलकाता में आया है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है कि हाल ही में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम जो योजना है ये किसने शुरू करी है। तो एक योजना है राजीव युवा विकासम योजना, ठीक है। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द राजीव विकासम या राजीव युवा विकासम स्कीम टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसके लिए जो है ये किसने स्टार्ट करी है, तेलंगाना ने, आंध्र प्रदेश ने, केरला ने, तमिलनाडु ने। अगर बात करें राजीव युवा विकासम योजना की, तो एक योजना है राजीव युवा विकासम, राजीव युवा विकासम, तो मतलब कहीं ना कहीं तो विकास से संबंधित तो है, बिल्कुल। ये योजना शुरू किसने करी है, तो इस योजना को स्टार्ट किया गया है तेलंगाना के द्वारा, ठीक है। जो तेलंगाना है, तेलंगाना ने इस योजना को शुरू करा है। और तेलंगाना के अगर सीएम की बात करूं तो कौन हो जाएंगे, रेवंत रेड्डी जो है यहाँ पे, अगर बात करें रेवंत रेड्डी इसके सीएम हो जाएंगे तेलंगाना के। काम क्या होगा, तो इसमें देखो इस योजना के तहत काम क्या होगा, एक तो SC ST, साथ में जो OBC है OBC, ठीक है, साथ में माइनॉरिटी की बात करी जाए तो जो माइनॉरिटी है इनकी बात करें, इनको लगभग इन सभी को जो है यहाँ पे देखेंगे 6000 करोड़ रुपए जो है, इन सभी को लगभग 6000 करोड़ रुपए जो है यहाँ पे इतने करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। अगर बात करें कि अगर कोई देखो मान लिया जाए तो ये जो है यहाँ पे इस काम को करने वाली है योजना। मान लिया अगर कोई व्यक्ति लोन के तहत है ना, अगर कोई व्यक्ति 1 लाख का लोन देता है, 1 लाख रुपए का लोन लेता है,
अगर 1 लाख का लोन लेता है तो उससे 80% तक जो है यहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी। कोई 2 लाख का लोन लेता है तो उसे 70% तक सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। और अगर कोई 3 लाख तक का लेता है, 3 लाख तक का लेता है तो उसे भाई यहाँ पे 60% तक जो है सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है, इस योजना के तहत इन सभी के लिए। तो इस योजना को स्टार्ट किसने करा है? तेलंगाना ने इस योजना को शुरू करा है, ठीक है। यहाँ पे तेलंगाना के जो सीएम हैं, ठीक है, इन्होंने लॉन्च करी है राजीव युवा जो विकासम स्कीम है इसको। और इसमें आप देखेंगे कि इस स्कीम में जो है ये कितने हज़ार रुपये, कितने करोड़ हज़ार के साथ, तो कह रहे हैं कि हमारा बजट है 6000 करोड़ रुपए के बजट के साथ ये स्कीम इन्होंने स्टार्ट करी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6। अगला सवाल है कि हाल ही में पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 प्रारंभ हुआ है। रिसेंटली वेयर हैज़ द कबड्डी वर्ल्ड कप, कह रहे हैं कि आउटसाइड एशिया 2025 हैज़ स्टार्टेड। ब्राज़ील में, इटली में, यूएसए में या फिर इंग्लैंड में। तो ये कहाँ पर हुआ है? अगर बात करी जाए कबड्डी वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें कबड्डी जो वर्ल्ड कप है, अगर इसकी बात करें 2025 की, ठीक है, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025, पहली बात तो इसको होस्ट कौन कर रहा है? ये कबड्डी वर्ल्ड कप होस्ट कहाँ पर होगा? तो इसको होस्ट करेगा आपका इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड में इसको होस्ट किया जाएगा। दूसरी बात, एशिया के बाहर हो रहा है पहली बार। इंग्लैंड में अगर बात करें तो ये जो है एशिया के बाहर पहली बार हो रहा है, ठीक है, एशिया के बाहर पहली बार हो रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट सवाल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि इससे पहले 2019 में कहाँ पे इसको होस्ट किया था, अगर बात करें कि 2019 की बात करूं तो 2019 में जो ये कबड्डी वर्ल्ड कप था ये मलेशिया ने होस्ट किया था। कहाँ पे? तो ये करा था मलेशिया की बात करी जाए, मलेशिया ने इसको होस्ट करा था, ठीक है। मेल और फीमेल में भारत ही इसका विजेता भी रहा था। और अगर आपकी बात करें तो इसमें कितने खिलाड़ी जाने वाले हैं, या मैं कहूँ तो इसमें 7 खिलाड़ी रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए आंसर हो जाएगा कि इसको होस्ट करने वाला है इंग्लैंड, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे कबड्डी वर्ल्ड कप इंग्लैंड में 2025 का स्टार्ट हुआ है, 17 से 23 मार्च तक ये चलने वाला है, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या कहता है? देखो कि हाल ही में इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने श्री एस रामकृष्ण थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ कहाँ पे किया है? आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास या आईआईटी कोची। अगर इसकी बात करें तो इसका जो उद्घाटन किया है आईआईटी मद्रास में किया है। तो देखो किसने किया है? इसरो ने किया है। बात करें कि इसरो के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है वी नारायणन। इन्होंने जो है श्री एस रामकृष्ण थर्मल रिसर्च सेंटर बनाया है, ठीक है, और आईआईटी मद्रास ने। और अगर बात करें तो काम क्या करेगा? शीतलन प्रणाली पर जो है कार्य करने वाला है। क्यों? ये जो इन्होंने जो थर्मल रिसर्च सेंटर बनाया है इसका जो काम होगा ये होगा शीतलन थर्मल प्रणाली, ठीक है। ये किस पर होगा? ये होगा आपका शीतलन जो थर्मल प्रणाली है इस पर काम करने वाला है ये, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर इसरो की बात करें तो वही इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है विक्रम साराभाई के द्वारा, और बंगलुरु में इसकी स्थापना की जाती है। इसके 11वें अध्यक्ष वी नारायणन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये इसके वी नारायणन अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है कि हाल ही में नॉर्वे के वर्ष 2025 के हॉलबर्ग पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये गायत्री चक्रवर्ती को चुना गया है, सुनील मित्तल को, जयश्री वेंकटेशन को या फिर टीवी गोपाल कृष्ण को। अगर बात करी जाए तो यहाँ पे किसको चुना गया है? ये चुना गया है यहाँ पे गायत्री चक्रवर्ती को। किसको? गायत्री यहाँ पे, तो ये गायत्री चक्रवर्ती को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। अच्छा, ये पुरस्कार देगा कौन? नॉर्वे देगा। जो हॉलबर्ग पुरस्कार है ये देगा नॉर्वे। इस पुरस्कार की राशि कितनी होती है? अगर बात करी जाए तो इस पुरस्कार की राशि होती है 5.40 लाख रुपए की बात करूं तो इतनी जो है, और ये भी डॉलर में, इतने डॉलर की इनकी राशि होती है, गायत्री चक्रवर्ती को दिया जाएगा। गायत्री चक्रवर्ती का संबंध किससे है? तो अगर बात करें, देखो एक तो ये सिद्धांतकार हैं। कौन है? ये हैं आपके सिद्धांतकार की बात करें तो ये एक तो सिद्धांतकार है,
और क्या है, तो भाई ये साहित्यकार भी है साथ में, ठीक है। कौन है, ये हैं आपके साहित्यकार की बात करें तो ये साहित्यकार भी हैं, ठीक है। बिल्कुल, कहाँ पे दिया जाएगा, नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल क्या हो जाएगी, ओस्लो की बात करें तो ओस्लो जो है इसकी कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल नंबर 9। अगला सवाल है कि हाल ही में फ्रंटियर शेड प्रशांत कार्यक्रम जो है किसने लॉन्च किया है। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द फ्रंटियर शेड, जो यहाँ पे कह रहा पैसिफिक प्रोग्राम। WTO ने या फिर यहाँ पे यहाँ पे WTO के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, या IMF ने इसको लॉन्च किया है, NDB ने लॉन्च किया है, या ADB ने लॉन्च किया है। अगर बात करें अगर बात करें हम यहाँ पे कि ये जो है फ्रंटियर सीड प्रशांत कार्यक्रम, ये इसको लॉन्च किसने करा है, इसको लॉन्च करा है भाई ADB ने। किसने लॉन्च करा है, इसको लॉन्च किया गया है ADB के द्वारा, ठीक है क्या, देखो प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जो प्राइवेट सेक्टर है इसको डेवलप करना है। मतलब ये जो पैसिफिक रीजन है हमारा, प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है, इसमें जो आपका प्राइवेट सेक्टर है, इस प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, इस सेक्टर को बढ़ावा देना जो है यहाँ पे इसका कार्यक्रम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए इसको जो है लॉन्च किया गया है। काम क्या होगा, इसमें स्थानीय पूंजी बाजार को मजबूत करेगा। इससे क्या होगा कि जो वहाँ के स्थानीय पूंजी बाजार है उसको मजबूत करेगा, और विश्व का सबसे बड़ा महासागर हमारा पैसिफिक ओशियनिया है ना। चलिए तो इसकी बात करें तो इसको जो है लॉन्च करा है ADB ने। किसने, ADB ने, है ना, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। इसकी स्थापना 1966 में स्थापना होती है। सदस्य कितने हो जाएंगे इसके, तो भाई यहाँ पे 69 इसके सदस्य हो जाएंगे, और इसका जो लेटेस्ट मेंबर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इजराइल, ठीक है। इजराइल जो है इसका लेटेस्ट मेंबर हो जाएगा। हेडक्वार्टर कहाँ होगा इसका, तो ये हो जाएगा फिलीपींस मनीला में, ठीक है। फिलीपींस की बात करें, फिलीपींस मनीला में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल है, देखते हैं क्या है। देखो अगला सवाल है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2028, ये खेल होने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के जो हैं, यानी कि खेल होने वाले हैं 2028 के लॉस एंजल्स में। ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करने की मंजूरी दी है, तैराकी खेल को दी है, मुक्केबाजी को, या क्रिकेट को, या फिर वॉलीबॉल को। देखो एक बात करें यहाँ पे 2028 में, 2028 की बात करें तो 2028 में जो आपके ओलंपिक खेल होने वाले हैं, है ना। अगर बात करें कि जो ओलंपिक खेल होने वाले हैं, ये ओलंपिक खेल होंगे आपके लॉस एंजल्स में। कहाँ होंगे, ये होंगे आपके लॉस एंजल्स की बात करें तो ये लॉस एंजल्स में होने वाले हैं ये वाले हमारे खेल, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात करें लॉस एंजल्स यानी कि USA में होने वाले हैं ये खेल। अब अगर बात करें यहाँ पे USA में होने वाले हैं। दूसरी बात अगर बात करें कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल जो क्या बोलते हैं ओलंपिक कमेटी है, तो इसने जो है यहाँ पे बॉक्सिंग एक खेल है, अगर बात करें तो इसको ना शामिल करने की बात करी है। ये है आपका बॉक्सिंग या मुक्केबाजी को इसमें शामिल करने की बात करी है। अच्छा, इस बार जो होने वाले हैं ये कौन से क्रम के होंगे, तो आप कहोगे कि ये होंगे हमारे 34वें क्रम के, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम कल देखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।